गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स BCA मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक का मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करवा रहा था। कब का? दिसंबर 2024 का, क्योंकि दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ से आपको देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ये यहाँ तक मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ। बाकी इस क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा डीप में अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो अब ये जो वीडियो शूट करूंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा कि ये कैसे करना होता है, कैसे इसकी नंबर लाइन बनानी है, कैसे इसका मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ निकालना मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर हम लोग बेटा सेकंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट कर चुके थे। आज जो हमको करना है वो कहां से करना है? आज हमको करना है इस थर्ड क्वेश्चन से शुरू करना है। इस थर्ड क्वेश्चन के A B C D यहां से हमको क्या है, क्वेश्चंस को करते जाना है। तो आज की वीडियो में हम अब ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे और ये मॉथ बॉल वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन को अपने कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन को। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि बेटा आपको लिमिट x टेंड्स टू बी 0, यानी कि जो आपकी जो x की वैल्यू बेटा वो क्या कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, 0 की तरफ जा रही है, 0 नहीं हुई है, 0 की तरफ जा रही है। तो आपको बेटा इस पूरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इसको कुछ इस प्रकार से लिख लोगे। अब आप जैसी बेटा x की जगह पे 0 रखोगे, 0 + 3 - √3 अपॉन में 0, 0 + 3 कितना हुआ, √3 - √3, √3 में से √3 गया 0 अपॉन में 0। और जब मैंने आपको क्या बताया, जब भी बेटा किसी नंबर के नीचे 0, ऊपर 0 आ जाए चलता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वह हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, जिसका कोई भी आंसर नहीं आता। लेकिन मैथमेटिक्स में जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो क्यों करते हैं, एक पर्टिकुलर आंसर को निकालने के लिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए सबके सब में बेटा क्या था, आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिला था। तो इस केस में भी क्या बेटा, मुझे एक पर्टिकुलर आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो सुनो, उस पर्टिकुलर आंसर को निकालने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अब वो लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और थोड़ा सा सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले जब भी बेटा आपके सामने ऐसा रूट वाला केस आए ना, क्या है बेटा, आपके सामने जब भी बेटा ऐसा रूट वाला केस आए तो आपको करना है रैशनलाइजेशन। फिर से सुनो, जब भी मेरे सामने ये रूट वाला केस आएगा तो मैं करूंगा रैशनलाइजेशन। क्या करूंगा दोस्त? रैशनलाइजेशन। तो इधर आओ, -√3 अपॉन में x। सारी कारस्तानी इस x ने कर रखी है। काश ये x हट जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, क्योंकि x की जगह पे 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इस x की वजह से ही क्या बेटा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अगर ये x हट जाए तो मेरा काम हो जाए। तो आपको याद रखना है, जब भी बेटा से अंडर रूट वाली कोई भी चीज आएगी तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इधर देखो, यहां लगा लो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करोगे, आपको रैशनलाइजेशन में करना क्या होता है, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। जैसे देखो इस ब्रैकेट में, देखो यहां पर इनके बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों दोनों ब्रैकेट में बेटा क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा। बस यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस। देखो दोनों ब्रैकेट में बेटा क्या आपकी सेम वैल्यू रहेगी, √x + 3, √x + 3, √3, √3। बस बेटा अंतर किसका है, माइनस की जगह पर आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाले ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा एक तरफ कर रहा है तो बेटा आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, √x + 3 + √3। चलो बेटा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे करना है, इधर देखो। अब आपको बेटा, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू हो, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू हो और बस अंतर इतना हो कि दोनों के साइन में अंतर हो, है ना बेटा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, अंतर किसका है बेटा, साइन का अंतर है, यानी कि a + b, a - b। ऐसी सिचुएशन में बेटा ये जो होता है किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। रैशनलाइजेशन के लिए आपको ये प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है। आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो याद रख लो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो दोनों ब्रैकेट में देखो सेम वैल्यू है, बस अंतर किसका है, साइन का अंतर है, तो बेटा क्या हो जाएगा, अंतर किसका है, साइन का अंतर है, तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर क्या होगा एक्स प्लस 3 इस पूरे का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे बचेगा। ब्रैकेट क्यों लगाया भाई, ये x जो है बेटा इस पूरे के साथ, ये पूरा जो है बेटा पूरे x के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि x जो है बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होएगा, क्योंकि बेटा वो पूरा का पूरा नीचे देखो मल्टीप्लिकेशन में आया है, इस वजह से प्लस रूट 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब आगे क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो ये समझ में आ गया ना, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिख दिया ए स्क्वायर, ए की जगह पे कौन था अंडर रूट एक्स प्लस 3 उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन था रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। चलो बेटा अब इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू बी 0, मैंने आपको बताया था बेटा अंडर रूट से स्क्वायर आपका कट जाता है। क्या बेटा, अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है, तो यहां बचेगा बेटा x प्लस 3 माइनस, और यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ बचा देखो ना, अंडर रूट से x कट गया तो क्या बचा, अंदर x प्लस 3 बचा, फिर माइनस, फिर बेटा अंडर रूट से बेटा स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 3। अब यहाँ जाओ, इसको जैसा का जैसा वैसे का वैसे रहने दो, बाद में देख लेंगे। अब देखो बेटा, ये देखो प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, क्या बचा, बचा आपका x अपॉन में x ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3, x से x कट गया बेटा, क्या होगा आपका x से x कट जाएगा, है ना बेटा। यहां भी एक x बचा था और नीचे भी एक x था, तो x से x कट गया, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0, ऊपर बचेगा 1, है ना बेटा। देखो ना x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, है ना। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर क्या मिलता है 1 मिलता है, और नीचे बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3। अब क्या करोगे, अब बेटा x की जगह पे 0 पुट कर दो, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, ठीक है बेटा। x की जगह पे क्या पुट कर दिया, अब x की जगह पे रख दोगे 0, 0 प्लस 3 प्लस रूट 3। अब क्या बचेगा, 0 प्लस 3 कितना होगा 3, यानी कि अंडर रूट के अंदर 3 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा आपका 2 रूट 3। कितना हो गया बेटा 2 रूट 3, है ना। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 प्लस एक अंडर रूट 3, कितने अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। अंदर वाली वैल्यू कभी ऐड नहीं होती, अगर दोनों रूट सेम है तो उनकी बाहर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, और जिसके साथ इस दुनिया में कोई नहीं होता बेटा उसके साथ कौन होता है आपका 1 होता है। अब देखो, अब रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रह सकती, तो अगर रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रह सकती तो उसको क्या कर दोगे, रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे से आपको क्या करना है अंडर रूट 3 को हटाना है, अंडर रूट वाली वैल्यू को हटाना होता है। 1 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे तो आएगा रूट 3, 2 मल्टीप्लाई में रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3। बताया था भाई, सेम रूट वाले नंबर की सेम रूट से मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है। तेरे ऊपर भी रूट, मेरे ऊपर भी रूट, क्यों ना हम एक रूट के अंदर चले, 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, तो 3 बचेगा, 3 2 जा 6, तो आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन में 6। तो यानी कि बेटा क्या है, इस लिमिट को सॉल्व करके आपको कुछ इस प्रकार से ऐसा आंसर मिलेगा। आई होप आपको बेटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, थोड़े से गड़बड़, एक मिनट, ऑटो मैनुअल, एक मिनट बैक जाना है मुझे, बैक के लिए मेन्यू, ऑटो करना है, और ये फोकस, अभी ब्लर नहीं हो रहा, ऑटो मैनुअल, चलो वरना बार बार ये फोकस खो रहा था। चलो अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इफ y इज इक्वल टू, आपका जो y है बेटा वह किसके बराबर है, y बराबर है a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, यही है ना, b e की पावर माइनस mx, ये। उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, आपको ये शो करना है कि y का जो डबल डेरिवेटिव है,
वो किसके बराबर है, एम स्क्वायर वाई के बराबर है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाई का डबल डेरिवेटिव निकालोगे। चलो डबल डेरिवेटिव से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। सिंगल डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एम स्क्वायर को वाई में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो जो मेरा dy बाई डी एक्स होगा, जब मैं क्या निकालूंगा, dy बाई डी एक्स, यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव, क्या बेटा, इस पूरे का डेरिवेटिव बी ई की पावर माइनस एम एक्स है ना, बी ई की पावर माइनस एम एक्स है ना, हाँ ठीक है। तो ये डेरिवेटिव बेटा इसके साथ भी जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स प्लस फिर ये डेरिवेटिव इस बी के साथ भी जाएगा, बी ई की पावर माइनस एम एक्स। अब देखो क्या होगा, अब होता क्या है, बेसिकली जो चीज अपने आप को नहीं बदलती, जो चीज कांस्टेंट होती है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और जो रहता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है फंक्शन का। तो देखो ए आपका कांस्टेंट है, ए आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज को हमेशा क्या करना है, बाहर निकाल देना है। ए अपने आप को नहीं बदलेगा तो उसे बाहर निकाल दो और ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव कर दो। तो देखो कैसे होगा, ए को निकाला बाहर, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे, देखो क्या बचा, ई की पावर एम एक्स बचा, तो ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। प्लस यहां भी वही चीज होगी, आपका जो बी है वो कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव करोगे बेटा किसका, ई की पावर माइनस एम एक्स का। चलो बेटा करते हैं। अब देखो यहां से e की पावर mx का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है, e की पावर mx। हमेशा याद रखना बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा का जैसा होता है वैसा का वैसा आता है डेरिवेटिव के बाद, जब आप उसका क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव, जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो एक मेथड है, क्या मेथड है, सबसे पहले बेटा पूरे फंक्शन का करते हो, फिर क्या करते हो, उसकी पावर का करते हो। किसका डेरिवेटिव करते हो, फिर उसकी पावर का करते हो। पहले पूरे फंक्शन का करते हो मल्टीप्लाई, फंक्शन का करने के बाद, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करते हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ अपना आपका e की पावर mx फंक्शन। तो देखो e की पावर mx का डेरिवेटिव होगा e की पावर mx, फिर mx का डेरिवेटिव करोगे, प्लस सेम बेटा यहाँ भी होगा b e की पावर माइनस mx, फिर डिफरेंशिएशन करोगे बेटा किसका, इसके एंगल का, माइनस एम एक्स का, किसका करोगे, माइनस एम एक्स का। चलो फिर डेरिवेटिव करके देखते हैं भाई मुझे क्या मिलेगा, ए ई की पावर एम एक्स, देखो m तो कांस्टेंट है, m कहाँ जाएगा आपका बाहर, m का अब तो कांस्टेंट है, m तो आ जाएगा आपका बाहर, m क्योंकि कांस्टेंट चीज का बेटा डेरिवेटिव नहीं होता तो वो बाहर आ जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 1, प्लस अब इधर आओ, इधर देखो e की पावर mx, ये देखो, अब देखो माइनस एम एक्स, देखो माइनस m बाहर आएगा। अब जैसी बेटा देखो ना, माइनस एम कांस्टेंट है, माइनस एम को अब जैसी बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बी एम एम बी ई की पावर माइनस एम एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा आपका 1। समझ गया बेटा, माइनस एम बाहर आएगा तो बेटा पूरे के पूरे को नेगेटिव बना देगा, फिर एक्स बचेगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा आपका 1। तो यहाँ से आपको मिल गया ए एम, यहाँ से आपको क्या मिला, ए आपका जो सिंगल डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है, वो आपको क्या मिला, वो आपको मिला ए एम ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम बोलो एम बी बोलो, बात एक है, तो मैं बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, सिंगल डेरिवेटिव। तो बेटा इसको ध्यान में रखेंगे। अब बेटा आगे की कैलकुलेशन को करते हैं, क्योंकि अब हमें जो है बेटा क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है मुझको, डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे अब और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा रुको। हाँ चलो, अब इसको थोड़ा सा जगह बना के थोड़ा सा साइड में करेंगे। अब सुनो, अब dy बाई डी एक्स मुझे ये मिल गया, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूंगा तब जाके मुझको क्या मिलेगा, इसका डबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव कर दूंगा, dy बाई डी एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव कर दूंगा, तो मुझको क्या मिल जाएगा, उसका डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव कर दूंगा। चलो करो फिर,
जब डेरिवेटिव इसका, देखो इसका अलग माइनस इसका अलग, इसका करूंगा तो देखो ए एम कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का, अब देखो ना ए एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर ई देखो समझा दिया ना मैंने, ए एम आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा ई की पावर एम एक्स, फिर बेटा किसका करोगे, इसके एंगल का, एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बचेगा एम, क्योंकि एम एक्स का जब करोगे, जब आप एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे, याद करो मैंने बताया था, जब आप एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, यानी कि एम मल्टीप्लाई 1 एम आ जाएगा। फिर यहाँ जाओ माइनस बी एम तो कांस्टेंट है, माइनस बी एम कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ई की पावर एम एक्स माइनस एम एक्स का करोगे तो डेरिवेटिव आएगा ई की पावर माइनस एम एक्स, और उसके बाद जब माइनस एम एक्स का करोगे तो बेटा मिलेगा माइनस एम, है ना। माइनस एम एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एम तो कांस्टेंट है, माइनस एम बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1, यानी कि माइनस एम मिलेगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या मिलेगा, है ना, m से m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस m मल्टीप्लाई m बी एम स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस बी एम स्क्वायर, है ना, देखो ना बी एम स्क्वायर बचेगा ना, m से m मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर माइनस एम एक्स। तो ये लो, ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर देखो, अब इस चीज को नोट रखना क्योंकि इसी रिलेशन को अब मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरा जो डबल डेरिवेटिव है, जो मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला वो किसके बराबर आया, ए, देखो अब यहाँ से देखो इसके बराबर आया, दोनों में बेटा क्या है आपका एम स्क्वायर कॉमन है, कौन कॉमन है बेटा आपका एम स्क्वायर कॉमन है, देखो दोनों में सेम आ रहा है, मैं क्या करूंगा दोनों से एम स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लूंगा, तो जैसे ही बेटा मैं दोनों से एम स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालूंगा, देखो यहाँ से एम स्क्वायर को, यहाँ से एम स्क्वायर को, दोनों जगह से एम स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा ए ई की पावर एम एक्स, ए ई की पावर एम एक्स प्लस यहाँ बचेगा बी ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई भाई, जैसे मैंने एम स्क्वायर को कॉमन निकाला तो क्या बचा ये, अब ये देखो किसके बराबर है, ए की पावर ए ई की पावर एम एक्स, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे वाई लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मेरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा आपका वाई। ये चीज़ तो आपको प्रूव करना था, एम स्क्वायर वाई, यानी कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है उसके बराबर है एम स्क्वायर वाई के बराबर है। तो जैसे मैंने एम स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया, यानी कि आपका डबल डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, एम स्क्वायर वाई के बराबर आ गया। तो हैंस प्रूफ, तो यहीं पर ये बेटा क्या है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ प्लस 24x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग। सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, इज इंक्रीजिंग, यानी कि आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग नेचर होगा। तो उससे पहले बेटा आपको क्या निकालने होंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको रेंज बनानी पड़ेगी। रेंज बनाने के बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। सिंपल सिंपल सादा बात बोलूँ तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसकी मदद से आपको क्या करना है, इंटरवल बनाना है। जब भी बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि सुनो, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले मैं इंटरवल्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा, इंटरवल्स निकालूंगा। और सुनो, इंटरवल्स निकालने से पहले एक चीज आपको और याद रखनी है, आपका फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, आपका फंक्शन कब डिक्रीजिंग होता है। अगर आपका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जिसको हम एफ डैश एक्स से दिखाएंगे, आपका डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, आपका रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज, अगर आपका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, गिवन फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो आपको यही चीज बतानी है कि किस रेंज में, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। उससे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। जब भी बेटा क्या करना हो, इंटरवल निकालना हो, तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या याद रखोगे, एफ डैश एक्स का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब भी बेटा कभी आप लोग एफ डैश एक्स को देखो तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो जैसे बेटा आप सुनो, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे
-2x³ प्लस 24x प्लस 7। कैसे, इधर देखो, सबसे पहले बेटा इस फंक्शन का करेंगे। क्या होगा, पहले पावर आगे आ जाएगी, अरे ये ना पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 अपने आप को नहीं बदलेगा, -2 को एज इट इज रहने दो। किसका करेंगे, इस फंक्शन का, x की पावर क्यूब का, है ना। अगर आपका फंक्शन पावर में होता है और उसका बेटा डेरिवेटिव करना हो तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, फिर x, फिर पावर में से 1 माइनस हो जाता है, यही होता है बेटा। तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, पावर आगे आ जाएगी, फिर x 3 - 1। क्लियर है। प्लस अब बेटा क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इधर देखो 24 तो बेटा कांस्टेंट है, 24 अपने आप को नहीं बदलेगा, है ना, 24 x है ना, इसके साथ x है, तो 24 तो अपने आप को नहीं बदलेगा, 24 को निकाल देंगे बाहर, और जब हम 24 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा x, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, 1। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। समझ गए भाई। अब इधर देखो +7, और +7 क्या है, +7 एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई x मल्टीप्लाई में नहीं है, इसके साथ कोई x मल्टीप्लाई में नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का जो रेट ऑफ चेंज यानी कि उसका डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर का आप डेरिवेटिव करते हो तो वो 0 के बराबर होता है। तो देखो इतना होने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि मेरा जो f' है बेटा वो किसके बराबर है, 3 दूनी 6, यानी कि -6, 3 में से 1 गया 2, यानी कि x², यानी कि देखो ना, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 -6x² प्लस 24। अब 0 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। चलो अब बेटा क्या होगा, अब आपका सिंगल डेरिवेटिव हो गया। अब सिंगल डेरिवेटिव होने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है मेन चीज, पता है क्या, अब आपको निकालना है इसका क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना है बेटा, टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पर आपका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, यानी कि आपकी ऐसी x की वैल्यू जहां पर आपका f' बेटा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से ही पता चलता है कि आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अपर वाले पॉइंट से ही पता चलता है, जहां पर आपका डिफरेंशिएशन 0 होता है कि आपका फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। अपर पॉइंट पे आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वहां पे क्या होता है बेटा, आपका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, उसी पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल रख देंगे। तो जब मैं इस पूरे को 0 के इक्वल रखूंगा, 0 = -6x² प्लस 24, तो देखो ये माइनस का 6x² है, इक्वल टू किधर जाएगा, तो प्लस का। अब देखो 6 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में। x² = क्या आ गया आपका, 4 आ गया। अब क्या करोगे, जैसे ही आप लोग स्क्वायर रूट को हटाते हो, सॉरी स्क्वायर को हटाते, देखो ना x² = 4 आ गया, देखो ना 6 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू किधर आया, तो डिवाइड में, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आप जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाते ही क्या आता है बेटा, प्लस माइनस रूट। क्या आता है बेटा, प्लस माइनस रूट। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप स्क्वायर के साइन को हटाते हो तो दूसरी तरफ आता है प्लस माइनस रूट। प्लस माइनस रूट इसलिए आता है, याद करो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए बेटा जब भी हम रूट को हटाते हैं तो बेटा प्लस माइनस का साइन आता है, 2 साइन आते हैं। √4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √4 की वैल्यू होती है 2, तो यानी कि एक x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी +2 और एक x की वैल्यू हो गई -2। अब इंटरवल निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को बेटा पुट कर दोगे। फिर से सुनो, इंटरवल निकालने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ही इंटरवल को नंबर लाइन पे पुट करना होगा। नंबर लाइन पे पुट करने के बाद फिर बेटा आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। इधर देखो, अब आप बनाओगे यहां पे एक प्यारी सी नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनाई जिसके एक तरफ रहेगा एक सबसे छोटा नंबर -∞, बहुत छोटा नंबर, और एक बहुत बड़ा नंबर। इनके बीच में बेटा आपको कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, इनके बीच में बेटा आपको मिले हैं 2 क्रिटिकल पॉइंट, एक मिला है -2
और एक मिला है 2। इस प्रकार से उनको बेटा बीच में लिख दोगे। सबसे पहले बेटा क्या करना है, इंटरवल जब भी निकालने के लिए कहे तो आपको कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन बनानी है। क्या करोगे, एक तरफ लिख दोगे माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ लिख दोगे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज बना दी सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर तक। फिर बेटा सुनो, फिर उनके बीच में जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, एक आया तो एक को एक नंबर लिखना है, 2 आए हैं 2 लिखने हैं, 3 आए हैं तो 3 लिखने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, एक मिला है +2 और एक मिला है -2। तो एक बेटा मैंने रख दिया, देखो सबसे छोटे वाले को यहाँ, सबसे बड़े वाले को यहाँ, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, चलो अब बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, अब इनके बीच में बेटा वैल्यू को पुट करके देखूंगा कि बेटा कहां पर मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहां पे मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा। किसको चेक करेंगे, डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे कि बेटा डिफरेंशिएशन जो है किस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है, किस रेंज में नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा डिफरेंशिएशन, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज करेगा, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज करेगा। सबसे पहले देखो माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में बेटा कोई भी वैल्यू ले लो, इन दोनों के बीच में जो भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो अपनी मर्जी से। देखो इसके थोड़ा सा इधर जाओगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, -5 मिलेगा, -10 मिलेगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख के बेटा चेक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं ले रहा हूँ -3 को इनके बीच में, क्योंकि बेटा कोई वैल्यू आएगी तो वो कौन आएगी, -3 आएगी, -10 भी आएगी, -5 भी आएगी, बहुत सी वैल्यू आएंगी, लेकिन मैं ले रहा हूँ -3 को। तो मैं -3 पुट करके देखूंगा एफ डैश में, एफ डैश एक्स में बेटा क्या पुट करके देखूंगा, -3, और देखूंगा कि कैसा आ रहा है। -6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर +24। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -3 का स्क्वायर यानी कि 9 ही आएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर सेम आता है। 6 × 54, माइनस का 54 आएगा +24 है ना बेटा, ये नेगेटिव आ गया। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, बेटा सुनो कितना आएगा यहाँ से, -30। यानी कि इस इंटरवल के बीच में तो बेटा मेरा फंक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इधर तो बेटा डिक्रीज करेगा, इस रेंज में डिक्रीज करेगा। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो इंक्रीजिंग वाली रेंज चाहिए। तो अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी नेक्स्ट वाली इसमें चेक करूंगा, नेक्स्ट वाली रेंज में चेक करूंगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल में। नेक्स्ट वाला इंटरवल क्या है, -2 से लेके 2 तक। क्या है बेटा, -2 से लेके 2 तक। अब इनके बीच में कौन आएगा, हाँ इनके बीच में बेटा 0 भी आएगा, इनके बीच में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, है ना, 1.5 भी आएगा, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो मैं इनके बीच में एक वैल्यू ले रहा हूँ जो इन दोनों के बीच में आती है। इनके बीच में बेटा मैंने ले लिया 0, आप 1 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने लिया है 0। अब मैं निकालूंगा यहां पर एफ डैश एक्स। कब, जब x इज इक्वल टू 0 पे, किस इंटरवल में, -2 से लेकर 2 के इंटरवल में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पूरे फंक्शन में 0 पुट करूंगा, -6 मल्टीप्लाई 0 + 24, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। 0 + 24 इज इक्वल टू 24। देखो पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि बेटा मेरे किस में इंटरवल में, -2 से लेकर 2 तक। ओपन ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जा रहा है, 0। डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है बेटा। -2 और 2 क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए मैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेने, हमें वो पॉइंट बताने जहां पर मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इससे बेटा मैंने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया। तो इस रेंज में मेरा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब थर्ड वाली रेंज को चेक करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी इंक्रीज करे। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में बेटा 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। मैं 3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 3। चलो अब x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं। अब जब मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा, -6, 3 का स्क्वायर +24, 3 का स्क्वायर 9 +24 है ना। -3 का स्क्वायर करो चाहे +3 का स्क्वायर करो, आंसर तो 6 में ही आएगा। 6 × 54, माइनस का 54 +24, माइनस करोगे प्लस माइनस, -54 में से 24 गया, आएगा आपका 30। बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। यानी कि क्या देख रहे हो बेटा, इस इंटरवल में भी मेरा जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है, एफ डैश एक्स क्या था मेरा, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव।
इस रेंज में मेरा आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है, इस रेंज में मेरा आंसर पॉजिटिव, मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, और इस रेंज में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब क्या समझे आप ये समझे कि आपका जो फंक्शन है बेटा वो कहाँ पर इंक्रीज करेगा, -2 से 2 के बीच में, क्योंकि दोनों केस में बेटा जो आपका जो डिफरेंशिएशन है इनके बीच में और इनके बीच में बेटा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस वजह से इन दोनों रेंज में आपका डिक्रीज करेगा और इस रेंज में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो किस रेंज में इंक्रीज करेगा, -2 से 2 के बीच में। तो आप बोलोगे यहाँ क्या कि द एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, चेक किस में करते हैं, डिफरेंशिएशन में, इंक्रीजिंग इन -2 से 2। -2 और 2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन पे मेरे डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वो 0 आएगा, क्योंकि ये मेरे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो इनके बीच में जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक मॉथ बॉल होती है। मॉथ बॉल क्या होती है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये ज़्यादातर बेटा तालाबों में और खेतों में डाली जाती है बॉल, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए तालाबों में डाली जाती है बेटा, जिससे क्या हो, जो कीड़े मकोड़े जो उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो मर जाए। ये उसी तरीके से होते हैं बेटा, जैसे आपने नेफ्थलीन बॉल देखी, जो सफ़ेद कलर की गोली होती है, जो हम अपने बेड के अंदर डाल देते हैं, कपड़ों में डाल देते हैं, है ना, देखा, जिसमें से अजीब सी खुशबू आती रहती है, फिनाइल जैसी सफ़ेद कलर की गोलियां होती हैं, है ना। और वो सफ़ेद कलर की जो गोली होती है बेटा बेसिकली क्या करती है, ऐसे कुछ इस तरीके से होती है वो गोली, जैसे मैंने बनाई है। समय के साथ धीरे धीरे क्या करती रहती है, ये गोली छोटी होती रहती है। समय के साथ क्या करती है, गोली छोटी होती रहती है, और एक समय आके बेटा क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, गायब हो जाती है। और पता है ये गोली पड़े 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 गायब क्यों हो जाती है, ये नेप्थलीन बॉल जो होती है, मॉथ बॉल होती है जो व्हाइट कलर की, समय के साथ बेटा गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि ये भाप बन के उड़ जाती है। और किसी भी चीज़ का भाप बन के उड़ना क्या कहलाता है, एवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने साइंस में पढ़ा होगा। चलो अगर ये चीज़ समझ गए, मॉथ बॉल का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो बेटा यहाँ देखो क्या बोल रहा है, इफ अ मॉथ बॉल एवापोरेट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, यानी कि जिस रेट से मॉथ बॉल जो है एवापोरेट हो रही है, सुनो, जिस रेट से आपकी जो मॉथ बॉल है ये एवापोरेट हो रही है, वो क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, सरफेस एरिया टू इट्स सरफेस एरिया 4πr²। और 4πr² बेटा किसका सरफेस एरिया होता है, एक किसका, एक स्फीयर का। किसका होता है बेटा, एक स्फीयर का, एक गोले का। अब मेरी बात सुनो, जब भी बेटा कोई चीज एवापोरेट होगी, जब ये बेटा क्या है, ये जो मॉथ बॉल है ये एवापोरेट होगी, तो धीरे धीरे बेटा क्या है, इसका साइज कम होगा। और अगर इसका साइज कम होगा तो मतलब क्या कम होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। यानी कि सुनो ना, अगर मान लो मैं धीरे 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 ऐसे पतला होता जाऊं तो क्या होगा बेटा, मेरा वॉल्यूम, मेरे अंदर की जो जगह है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेरे अंदर की जगह, मेरा आयतन जो है बेटा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मैं धीरे धीरे उड़ के बेटा भाप बनने लगूंगा तो सिकुड़ता जाऊंगा। समझे मेरी बात, समझ में आई मेरी बात, समझे। इसी प्रकार से बेटा क्या, जब ये बॉल की जो आपकी मॉथ बॉल है, जब ये एवापोरेट होगी तो बेटा क्या खत्म होगा, इसका वॉल्यूम जो है कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे, जो इसके वॉल्यूम का जो इसका वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बेटा बदलते बदलते क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और मैथ्स में जब भी कोई चीज़ कम होती है उसके आगे हम बेटा क्या साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। प्लस का साइन है तो मतलब वो इंक्रीज करती है, माइनस का साइन है तो मतलब वो डिक्रीज करती है, कम होती है। तो आप देखोगे तो बेटा क्या है, मॉथ बॉल एवोपरेट हो रही है, एवोपरेट होगी तो बेटा क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। एवोपरेट होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे उसका साइज कम हो रहा है, उसका साइज कम होगा तो बेटा क्या कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम बदलेगा समय के साथ, समय के साथ वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो माइनस का साइन लगा दिया। और क्या बोल रहा है, ये चीज़ बेटा क्या है, इसका जो एवोपरेशन है, एवोपरेट हो रही है जिस रेट से आपकी जो मॉथ बॉल है वो एवोपरेट हो रही है बेटा, वो उसका जो रेट है बेटा वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल बोले तो ये वाला साइन किसके बेटा, सरफेस एरिया के। किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। अब इतना करने के बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब आप बेटा इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो, याद रखना बेटा, जब भी आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो क्या लगता है, इक्वल टू का साइन। जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो बेटा इक्वल का साइन आता है विद कांस्टेंट के क्या होता है आपका, कांस्टेंट। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के साथ बराबर का साइन लग जाता है। तो ये पूरा कुछ इसके बराबर है, 4πr²।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट द रेडियस डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। जो इसकी रेडियस है बेटा वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, किससे, एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट दर से बेटा क्या करेगी, इसकी रेडियस डिक्रीज करेगी। ये आपको दिखाना है, तो कुछ नहीं करना, बस इसमें बेटा बस चीजों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम। मौत बॉल बेटा किस शेप की है, एक बॉल शेप की है। बॉल का आकार कैसा होता है, एक स्फेयर का आकार होता है। और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बोले तो आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर बेटा किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा क्या हुआ है, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर भी वही चीज कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे बेटा किसका, 4/3 पाई आर क्यूब का। देखो ना, डिफरेंशिएशन dv/dt बेटा किसका, वॉल्यूम का, इज इक्वल टू क्या लग गया, के 4πr²। जो इसने बोला वही बेटा मैंने लिख दिया। अब देखो बेटा 4/3 कांस्टेंट है, 4/3 और पाई, पाई भी तो आपका कांस्टेंट होता है ना, 22/7, जिसका मान 22/7 होता है। तो ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। 4/3 माइनस के साइन के साथ ना, पाई बाहर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस आर क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा। तो देखो पावर है, तो पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है बेटा, पावर का डेरिवेटिव होता है कि पावर पहले आगे आ जाती है, जो पावर लिखी है वो आगे आ जाती है, फिर आर पावर में से एक नंबर माइनस हो जाता है ना बेटा। एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, तो सबसे पहले आपको करना होता है पावर का, फिर फंक्शन का, और अगर उसका एंगल दिया है तो उसके एंगल का करना होता है। फंक्शन का पहले पावर का करते हैं, अगर पावर दिए तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो फंक्शन आपको दिया है। तो सेम चीज बेटा यहाँ भी होगा, पहले आर की पावर 3, आर की पावर कितनी है 3, तो पहले बेटा देखो पावर का डिफरेंशिएशन किया, पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फंक्शन का। फंक्शन कौन है बेटा, यहाँ पर फंक्शन कौन, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग, आर का कर रहे हैं। तो पहले आर की पावर का किया, फिर किसका करेंगे, आर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। समझ गए मेरी बात, याद है जब करते थे ना dx/dx करते थे तो हमारा 1 आ जाता था, तो इसलिए बेटा हम उसको 1 लिख देते थे। सेम यहाँ भी बेटा क्या होगा, आपके आर का डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में, के 4πr²। अब देखो होगा क्या, अब ये 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, -4πr², 3 में से 1 गया r², dr/dt। आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि जो आपका ये dr/dt है, जो चेंज इन रेडियस है, द रेडियस शो डेट द रेडियस डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि जो डिफरेंशिएशन, आपका जो रेडियस का चेंज है, आपके जो रेडियस में जो चेंज हो रहा है, dr/dt, चेंज होने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। जहां बोले कोई चीज चेंज हो रही है और रेट बोले और चेंज बोले तो उसका मतलब है डिफरेंशिएशन। आपको ये याद रखना है। आपको क्या शो करना है कि आपके जो रेडियस का चेंज है बेटा वो कैसा है, वो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस का 4πr², देखो या मल्टीप्लाई में इसके साथ इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो मेरा जो dr/dt है वो क्या आ जाएगा, 4πr² अपॉन में -4πr², इतना आ जाएगा। देखो बेटा समझ में आ गया मेरी बात, देखो ना ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर गया तो डिवाइड में, तो जो मेरा dr/dt है वो कुछ इसके बराबर आ जाएगा। 4πr² से 4πr² कट जाएगा, ये माइनस का साइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, खत्म हो गया, माइनस के। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो dr/dt बेटा किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। dr/dt देखो डिफरेंशिएट रेट, जो रेडियस का चेंज है, रेडियस चेंज हो रही है ना, जिस क्यों बेटा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जो रेडियस का चेंज है बेटा वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, और माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको, डिक्रीज कर रहा है। तो देखो ये डिक्रीज कर रहा है बेटा किससे, डिक्रीज कर रहा है किससे, कांस्टेंट रेट से, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, हेंस प्रूफ। चलो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। तो सुनो इस इंटीग्रेशन को कैसे करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को i के इक्वल ले लोगे। इंटीग्रेशन को क्या करोगे,
आई के इक्वल ले लोगे, ठीक है। आई के इक्वल लेने के बाद अगर आप एक बात ध्यान से देखो तो अंडर रूट के अंदर बहुत गंदी सी वैल्यू है x+3। अंडर रूट के अंदर एक सिंगल वैल्यू होती तो मेरा काम कितना आसान नहीं हो जाता, आसानी होती मुझे इंटीग्रेशन करने में। कब? जब बेटा ये अंडर रूट के अंदर कोई छोटी सी वैल्यू होती, लेकिन अंडर रूट के अंदर प्लस में देखो दो दो वैल्यू दिख रही है एकदम गंदी सी, छी। क्या करोगे बेटा? सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे। क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। जब भी बेटा क्या है, इंटीग्रेशन में आपको कोई भी चीज गंदी लगे तो बेटा उसको टी के इक्वल ले लो। कौन गंदा लग रहा है? ये अंडर रूट के अंदर x+3 मुझे बहुत गंदा लग रहा है, तो मैंने बेटा इसको क्या करा, टी के इक्वल ले लिया। किसके इक्वल ले लिया बेटा? टी के इक्वल ले लिया, यानी कि मेरे x+3 की जगह पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट टी अपॉन में डी एक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुन भाई, जब तूने नीचे वाले फंक्शन को टी में बदला, क्या? जब तूने नीचे वाले फंक्शन को टी में बदला तो और सबको भी बदलना, इस x को भी बदल, इसको भी बदल टी में। जब तूने इसको टी में कर दिया तो और सबको भी करना टी में। सब चीजें सेम ही होनी चाहिए ना। पहले देख, पहले ये भी x में था, ये भी x में था, ये भी x में था। अब जब ये चीज टी में हो गई है तो और सबको करना टी में। चलो फिर करते हैं। पहले क्या करेंगे, इस x को t में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x को t में बदलने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अगर मेरा x+3 जो बेटा t के बराबर है तो मेरा x किसके बराबर होगा? तो देखो इधर ये प्लस का 3 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का। तो मेरा जो x है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा? t-3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? t-3 के अपॉन में अंडर रूट टी। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, dx है। क्या बेटा? dx है। तो इस dx को बेटा किस में बदलना होगा? आपको dt में बदलना होगा। dx को किस में बदलना पड़ेगा? dt में बदलना पड़ेगा। जब भाई सब चीजें t में हो गई है तो इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा ना, x के रिस्पेक्ट में थोड़ी होगा। अब x तो t बन चुका है, तो x को भी, dx को भी क्या बदलना पड़ेगा? dx को भी किस में बदलना पड़ेगा? t में बदलना पड़ेगा। तो dx से dt लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये dt और dx बेटा किस में आता है? डिफरेंशिएशन में आता है। तो कहीं ना कहीं मुझको क्या करना पड़ेगा? dt लाने के लिए इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x+3 मेरा किसके बराबर है? t के बराबर है। दोनों तरफ क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन कर दूंगा। दोनों तरफ क्या करूंगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। जब सब चीजों को टी में बदलना हो तो बेटा डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? टी के रिस्पेक्ट में होगा। टी का डेरिवेटिव करोगे, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। अब इधर देखो सर, ये होगा dx/dt। आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब देखो बेटा, यहां से देखो ये बन जाएगा आपका dx/dt, यानी कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, dx/dt। प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि मेरा dx/dt किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो देखो dt यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 1 के साथ बेटा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आपका वही आता है। तो मेरा जो dx है बेटा वो किसके बराबर है? dt के बराबर है। तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके क्या लिख सकता हूं? इस dx की जगह पे dt लिख सकता हूं। क्या करूंगा? इस dx की जगह पे डायरेक्ट बेटा क्या लिख दूंगा? dt। क्या लिख दूंगा बेटा? dt। लो अब मेरा काम हो गया। हो गया भाई, बस इतना ही काम करना था, हो गया। अब क्या करोगे? देखो इस t को बेटा मैं पावर फॉर्म में लिखूंगा। इस t को मैं लिख सकता हूं t की पावर 1/2। क्या लिख सकता हूं बेटा? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। फिर से, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। और ये t की पावर 1/2 देखो इसके साथ भी डिवाइड में है और इस -3 के साथ भी डिवाइड में है। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड में जाएगा, है ना। ये t की पावर 1/2 इस t के साथ भी डिवाइड में है और इस 3 के साथ भी डिवाइड में है। तो अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा सेपरेशन कर लूंगा। क्या करूंगा? सेपरेशन कर लूंगा कि जो t की पावर 1/2 है, ये देखो ये इसके साथ भी डिवाइड में जाएगा dt, माइनस इस 3 के साथ भी डिवाइड में जाएगा। ठीक है बेटा, अलग अलग कर लिया, कुछ नहीं करा। देखो इस t के साथ भी देखो ये डिवाइड में चला गया। देखो इस t, ये t की पावर 1/2 बेटा इस t के साथ भी डिवाइड में गया। अलग इंटीग्रेशन dt, फिर बीच में माइनस है माइनस लगा दिया, फिर इस वाले का अलग इंटीग्रेशन, दोनों के इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया। इस पूरे का अलग, इस पूरे का अलग। आप स्प्लिट भी कर सकते हो इंटीग्रेशन को। फिर -3 और इसके साथ भी डिवाइड में t की पावर 1/2। क्लियर है?
समझ गया भाई, दोनों को अलग अलग कर लिया क्योंकि आसानी होगी इंटीग्रेशन करने में। आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो कि इसके साथ भी डिवाइड में इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग। अब देखो क्या करना है, मुझे टी की पावर 1/2 अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको कहाँ लेकर आऊंगा, ऊपर लेकर आऊंगा। जिसके साथ कोई पावर नहीं होती उसके साथ कौन होता है, 1। ऊपर आते बेटा क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेकिन पावर का साइन बदल जाएगा। ठीक है बेटा, यहां देखो नीचे की तरफ था तो पावर प्लस थी, लेकिन जैसी इसकी पोजीशन को मैंने बदला पावर के साइन बदल जाएगा, dt माइनस। अच्छा नहीं लग रहा, कहां लेकर आऊंगा, ऊपर लेकर आऊंगा, तो फिर से बेटा इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। चलो बेटा इतना समझ में आ गया। अब इतना अगर समझ में आ गया तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो पहले थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलो अब देखो, अब देखो जब दो नंबर का बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब दो नंबर का देखो नीचे वाला नंबर सेम हो, याद करो मैंने थ्योरम पढ़ाई थी, अगर दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस माइनस 1/2 dt माइनस 3, तू तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकल फिर, चल तेरा कोई काम नहीं, टी की पावर माइनस 1/2 और dt। चलो ये तो देखो एकदम परफेक्ट है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, चाहे माइनस करके देख लेना। तो यानी कि बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन dt माइनस 3 टी की पावर माइनस 1/2 dt। चलो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, देखो ध्यान से देखो, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस 3। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करो, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है बेटा, ये इसका ऐसे इस प्रकार से ऐसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ तो ये आप समझ जाओगे। नहीं यार तुम लोग समझ गए ना कैसे करना है ये। देखो अब देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो चलो अब यह देखो क्या हूं बेटा, इधर देखो ना यार, समझो अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है तो वो क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन में n+1। जो एडिशन यहाँ करते हो वही एडिशन नीचे भी करते हो। इसके अकॉर्डिंग बेटा क्या हुआ, 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। अब यहाँ करोगे हाफ में बेटा 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2। कितना आ जाएगा बेटा, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 3 माइनस 1/2 प्लस 1 करोगे तो बेटा कितना आएगा, देखो ना, माइनस 1/2 प्लस 1 करोगे तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 + 2 अपॉन में 2। देखो ना 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, तो माइनस का 1, नीचे इनके आपस में करोगे तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, आएगा 1, बड़ी वैल्यू का आगे प्लस का साइन है तो प्लस अपॉन में 2, यानी कि 1/2। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टी की पावर 1/2 अपॉन में नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। कितना आ जाएगा नीचे भी 1/2। अब देखो डिवाइड में डिवाइड आ जाए तो बेटा वो नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। देखो डिवाइड में बेटा कोई नंबर होता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो मैं उसको कुछ इस प्रकार से यूं लिख सकता हूँ, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3। देखो ना ये 3 यहाँ पे नीचे रह जाएगा और ये 2 देखो डिवाइड में 2 है तो बेटा ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेम इसी प्रकार से बेटा ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जाके बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 6 टी की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। अब बेटा इस टी की जगह पे वैल्यू रख दो, क्या आएगा 2 अपॉन में 3, और टी की जगह पे टी किसको माना था बेटा आपने, टी माना था x + 3 को, तो x + 3 की पावर 3/2 माइनस 6 x + 3 की पावर 1/2 प्लस सी। ये लो हो गया इसका इंटीग्रेशन का आंसर। यही आएगा भाई इसका इंटीग्रेशन का आंसर, I = 2/3 x + 3 की पावर 3/2 माइनस 6
एक्स प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन, यही आएगा बेटा इंटीग्रेशन का आंसर। तो इस प्रकार से बेटा आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो अब देखते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। टेबल टूट गई। चलो ये भी बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। log x अपॉन में x i इज इक्वल टू a बाई बी और ये dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ये बेटा क्या आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा वो इंटीग्रेशन होता है जिसमें बेटा आपको लिमिट्स भी दी होती हैं, यानी कि ये लिमिट्स भी आपको पुट करनी होती है। कोई बात नहीं, नहीं आता भाई सिखा देगा, ठीक है, डोंट वरी। अब इस इंटीग्रेशन में बेटा सबसे पहले बेटा एक बात का ध्यान देना होता है, जब भी आप बेटा कभी इंटीग्रेशन करो ना तो एक चीज हमेशा चेक करो, रिश्तेदारी। कौन सी रिश्तेदारी, डिफरेंशिएशन की रिश्तेदारी। देखो क्या ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है या नहीं। क्या देखोगे सबसे पहले, क्या ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है या नहीं, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, फिर ये चेक करो। देखो क्या इनके बीच में डिफरेंशिएशन का रिश्ता है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है। अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या आता है, 1 अपॉन में x, यानी कि डिनोमिनेटर में x आता है। जी हाँ, log x का डिफरेंशिएशन मुझको दिया है 1 अपॉन x। और जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो, जिस भी चीज का डिफरेंशिएशन दिया हो उसको क्या मान लो, t मान लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है। सबसे पहले आप चेक करते हो इनके बीच में कोई रिश्तेदारी है या नहीं। रिश्तेदारी होने का मतलब है क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन वाला रिश्ता है या नहीं। अगर इनके बीच में डिफरेंशिएशन वाला रिश्ता है तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, जिस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर आपको दिया है इस क्वेश्चन में, उस फंक्शन को टी मान लो। तो log x का डिफरेंशिएशन मुझको गिवन है, log x के डिफरेंशिएशन का आंसर मुझको गिवन है, तो मैं t किसको मानूंगा, अपने log x को मानूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट log x इज इक्वल टू टी। क्या मान लूंगा, log x को मान लूंगा t, क्योंकि दो फंक्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे तो मुझको इंटीग्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब देखो a से लेके b, log x को क्या मान लिया अपने, log x को मान लिया t अपॉन में x dx। अब फिर से वही बात पड़ गई, जब भाई जब तूने सब चीजों को t में बदला है तो इसको भी बदल, इसको भी बदल, दोनों को बदल। देखो बेटा इस x का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले dx को बेटा dt में बदलते हैं। dx को किस में बदलेंगे, dt में बदलेंगे। रिश्तेदारी में केवल आपको इसको dx को ही बदलना होता है, बाकी अपने आप ही कट जाता है। तो देखो dx से dt लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जहां पर मैंने लेट किया वहां पर क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। क्यों करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, जब सब चीजों को टी में बदलना हो तो बेटा डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, टी के रिस्पेक्ट में करूंगा। यहां हो गया बेटा log x का डिफरेंशिएशन, और t का डेरिवेटिव करोगे बेटा t के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। अब log x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अब भाई फंक्शन का हो गया, अब क्या करोगे, इसके एंगल का करोगे। पहले पावर, फिर फंक्शन, मल्टीप्लाई, फिर उसका एंगल। एक्स वगैरह के पास बेटा कोई भी एंगल नहीं होता, इसलिए बेटा उनका एंगल का डिफरेंशिएशन नहीं होता। लेकिन लॉग के पास बेटा एंगल होता है। लॉग कभी सिंगल नहीं होता, एक एंगल के साथ होता है, एक एंगल के साथ होता है। log 2 होगा, log x होगा, log 7x होगा, log x स्क्वायर प्लस 1 होगा। log कभी सिंगल नहीं होता, log हमेशा अपने एंगल के साथ होता है। तो देखो log x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद बेटा क्या करोगे, इसके एंगल का, एंगल कौन है आपका, x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। फिर बेटा क्या किया, उसके एंगल का किया डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में किया। ये तो बेटा आ जाएगा आपका 1। अब यहां से बेटा निकालो dx की वैल्यू। तो देखो ये dt यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये x यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। dx को अकेला छोड़ने का, क्योंकि dx की वैल्यू निकालनी है तो dx को अकेला छोड़ेंगे। अब देखो dt डिवाइड में था, इक्वल टू के इधर गया तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में था, इक्वल टू के इधर गया तो मल्टीप्लाई। बस अब इसको लॉग करने का और पुट कर देने का। यहाँ t अपॉन में x, dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, dt मल्टीप्लाई x। ये x से ये x कट जाएगा, इसलिए मैंने उस x को नहीं हटाया। समझ में आई मेरी बात।
क्योंकि रिश्तेदारी में बेटा वो रिश्तेदारी देखी तो मैंने इसलिए थी जिससे मैं इनको काट के एक फंक्शन को हटा सकूं, क्योंकि दो फंक्शन का एक साथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। डिफरेंशिएशन तो हो जाता है प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगा के, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। इसलिए बेटा मुझे एक फंक्शन को हटाना अनिवार्य था। इसलिए बेटा मैंने इनके बीच में रिश्तेदारी देखी और जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट था उसको टी माना। टी मान के जब बेटा dx को dt में बदलूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा और उससे वो कट जाएगा। चलो अब कट गया। अब देखो यहाँ i इज इक्वल टू ए से लेके b तक t dt। चलो बेटा अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलो पहले मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं। चलो बेटा अब यहां देखो, मेरा जो i है किसके बराबर है, a से लेके b तक t dt, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है 1। तो याद करो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यहां भी वही चीज कर दो, t 1 है तो 1+1 अपॉन में 1+1। इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए बेटा मैंने ऐसे करके डब्बा लगा दिया, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का साइन थोड़ी लगाएंगे। अब तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर 1 है तो t की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, जो पावर दी है उसमें बेटा 1+ नीचे भी करके लिख देंगे। इसको पावर में लिखते हैं, इसको बिना पावर में लिखते हैं। तो यानी कि जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, t²/2। t² क्या होगा बेटा, t²/2। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, ये जो a और b लिमिट है, ये a और b लिमिट है बेटा किसकी है, वो x की है। ये a और b लिमिट किसकी है बेटा, x की है। इसलिए बेटा इस t को किस में बदलना होगा, मुझे x में बदलना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको x में बदलूंगा। तो log t की बेटा वैल्यू क्या है, t को बेटा मैंने क्या माना है, किसको t माना, log x को माना है। तो log x अपॉन में 2 और इस पूरे का स्क्वायर है ना। देखो ना t की जगह पर आ गया log x और उसका स्क्वायर, और लिमिट रख देंगे b से लेके a तक। अब चलो बेटा लिमिट पुट करेंगे। देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि 2 का कोई भी रोल नहीं होगा। अब क्या करूंगा, अब एक बार बेटा b पुट करूंगा, तो log b का स्क्वायर। देखो ना भाई, इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर से देखो, t को बेटा मैंने क्या माना, t बेटा t मैंने किसको माना, log x को माना है। तो t की जगह पे आ गया log x और उसका t की जगह पे log x और उसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 b/a, ठीक है। 2 अपने आप को नहीं बदलता, इसलिए 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो लिमिट पुट होगी वो किसकी जगह पर होगी, x की जगह पर होगी। तो x वाले फंक्शन को रहने दिया। अब लिमिट पुट कैसे करते हैं, ये जो आपको लिमिट दी होती है बेटा, ये इसे पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। फंक्शन में क्या करते हैं, जहां भी आपको x दिख रहा है बेटा उसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे, b, फिर माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर पुट करते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आपकी a, तो log a और उस पूरे का स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे क्या आ गया बेटा a और फिर उस पूरे का स्क्वायर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्या बात ध्यान से, मैंने एक बात बताई थी, लॉग याद करो, मैंने इससे प्रीवियस जब पेपर आपको सॉल्व करवाए थे तो लॉग की एक स्पेशल बात बताई थी, क्या कि लॉग जो है वो उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आता है। लॉग कभी किसी को अपने से ऊपर नहीं देख सकता, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर लॉग के ऊपर कोई चीज है तो वो उसको कहाँ ला के फेंकेगा, अपने कदमों में ला के फेंकेगा। तो बेसिकली अगर आप इस 2 को देखो तो ये फड़फड़ा के ऊपर की तरफ है, किसके, लॉग के। लॉग है, लॉग देखेगा भैया तू मेरे से ऊपर नहीं निकल सकता, अपने से ऊपर मैं किसी को नहीं देख सकता, क्या करेगा, इस 2 को उठा के अपने कदमों में फेंक देगा। तो ये हो जाएगा 2 log b। क्या करा, इस उड़ते हुए 2 को अपने कदमों में लाके फेंक दिया। माइनस, सेम बेटा ये भी करेगा, लॉग है, यहां लगा है लॉग, इसने देखा अरे दादा ये 2 मुझसे मुझसे ऊपर, ना बेटा ना, लॉग हूं मैं अपने से ऊपर किसी को नहीं उड़ने देता, चल सीधा आ मेरे कदमों में, 2 log a। समझ गए बेटा, इस प्रकार से ये इस प्रकार से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो 2 को क्या कर लूंगा, मैं कॉमन निकाल लूंगा। और जब मैं बेटा क्या करूंगा, मैं अपने 2 को कॉमन निकालूंगा, जब मैं अपने 2 को कॉमन निकालूंगा, जब मैं अपने 2 को कॉमन निकालूंगा, जैसे ही मैं अपने 2 को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर ये 2 कॉमन आ जाएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और अंदर बचेगा log b माइनस log a, ये बचेगा। देखो ना भाई, इस 2 को बाहर निकाला, ये 2 इस तरह से बाहर आया, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो ये 2 बेटा बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में, डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई वाले 2 से कट जाएगा और बचेगा log b माइनस a। अब याद करो, मैंने एक चीज और बताई थी, log क्या करता है, अगर दो चीजें कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिखी होती हैं डिवाइड में, तो log उनको स्प्लिट कर देता है माइनस में। डिवाइड वाली चीज को बेटा स्प्लिट कर देता है माइनस में, और मल्टीप्लाई वाली चीज को, log जो है मल्टीप्लाई वाली चीज को बेटा किस में स्प्लिट कर देता है, एडिशन में। यानी कि दोनों के साथ अलग, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके साथ log लगा है, तो बेटा log मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों के साथ बेटा स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब बेटा बट जाता है, दोनों के साथ बढ़ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में प्लस आता है, और डिवीजन में भी बटेगा, लेकिन डिवीजन में क्या होता है, वो माइनस में आ जाता है। तो अगर कोई चीज इस प्रकार से ऐसे माइनस में लिखी है, तो मैं दोबारा से उसको इस प्रकार से डिवीजन में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो log b माइनस log a को मैं लिख दूंगा log निकाल लिया कॉमन, माइनस में है तो बेटा माइनस वाली चीजें चली जाती हैं डिवीजन में, प्लस होता तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में जाता, डिवीजन माइनस में, इसलिए बेटा किस में चला गया, माइनस में, इसलिए बेटा चला गया डिवीजन में। बी पहले लिखा तो बी को पहले लिखा, ए बाद में लिखा तो ए को बाद में लिखा। यानी कि जो मेरा आई है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, log b अपॉन में ए के। तो इस प्रकार से बेटा ये लो, ये लास्ट क्वेश्चन भी आज की वीडियो का खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बचा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस कर्व, यानी कि इन दोनों कर्व के बीच में हम एरिया निकालना सीखेंगे। कैसे निकालना, देखो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का, प्लस उसके साथ बेटा एक क्वेश्चन और बचा है, वो टेलर वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपका फिजिबल रीजन वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो भी हम लोग करेंगे। उसके बाद बेटा फिर मैं आपको ये देखो वेक्टर का एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये देखो इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन का कराऊंगा, इनइक्वालिटी सॉल्व कराऊंगा, वर्टिसिस से बेटा एरिया निकालना सिखाऊंगा ट्राइंगल का, फिर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे, और बेटा 2024 का पेपर भी हमारा नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको ये पूरा का पूरा 2024 का पेपर खत्म करा चुका होऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि शेयर करोगे तो शेयर करने से होती है मदद, और मदद करने से मिलता है पुण्य। हो सकता है कि उसी पुण्य से बेटा आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ जब आपको इंपॉर्टेंट बताया वो क्वेश्चन एज इट इज उठ के एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए दोस्त, आपको अपने दोस्तों की भी मदद करनी है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और तो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे बेटा क्या हो, जब मैं बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारे 2024 के पेपर का, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आपके फोन में आ जाए, और आप तुरंत के तुरंत उस वीडियो को देख लो, तुरंत के तुरंत नॉलेज को कैच कर लो बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।